लो करो जल्दी करके आओ। मैम लाइव शुरू हो गया। हाँ हाँ ये भाषण कौन देता, दर्शन वाले नंबर से? हाँ वो तो है। चलो करें क्या स्टार्ट? बहुत लैंग्वेजेस हैं। अरे यार करना, अभी इंग्लिश में बात। ये हो क्यों नहीं रहा ऐसे नेटफ्लिक्स वगैरह? क्यों तुम लोगों को नेटफ्लिक्स देखना है? नहीं हो क्यों नहीं रहा, मतलब अपना बंद आए हैं बंद। बंद है तो क्या करूं? क्या हो रहा है भाई इसे? अकाउंट्स का ना जनरल बहुत लेंदी है, मतलब ट्रांजैक्शंस बहुत है। ये सर तुम लोग को एकदम प्रो बना देंगे, प्रो। अब ये सर सीए लेवल के भी दे रहे कोई। भाई अभी तो मैंने ये लगाया। टैटू जो है ना ये हॉरर है। ये जो है ना एक्चुअली ये वेब सीरीज हॉरर है वो। एक दिन तुम लोग को यहाँ बुलाऊंगी मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने के लिए, ठीक है? नहीं मतलब ऐसे बता रहा हूँ, वो जैसे वो एनाबेल की स्टोरी है ना, वो हाँ, हाँ। आत्मा घुस जाती है ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, वैसे हाँ। ही उस स्टोरी में आत्मा घुस जाती है। चलो लाइव है ना, इसमें आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। हाँ हाँ चलो। मैसेज आ गया मैं। हाँ हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। वो दिन ऐसा हुआ होगा, नहीं तो पिछले बार हुआ था। चलो ओके, कल क्या क्या देखा था बताओ तो थोड़ा सा। गायत्री आगे आ जाओ बेटा। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? इंफ्रास्ट्रक्चर। दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ईटीसी इकोनॉमिक में, हाँ। इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्विस सेक्टर के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा था, देयर आर मेन 4 पार्ट्स ऑफ सर्विस सेक्टर, कोर सेक्टर जिसको बोलेंगे। फर्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड है टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, और लास्ट कौन सा है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सो अगर फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज इमूवेबल वेल्थ, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, सोशियो इकोनॉमिक ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज फॉर जो आपके किसके लिए हेल्प कर रही है, दूसरे बिजनेस में क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। वो सारी एक्टिविटीज या वो सारी सर्विसेज जो आपको दूसरे बिजनेस में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स में आपको क्या कर रही है, ओवरऑल बिजनेस सेक्टर में हेल्प कर रही है। और अगर बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें वो सारी एक्टिविटीज या वो सारी इमूवेबल वेल्थ जो गवर्नमेंट बना रही है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सोसाइटी को भी क्या हो रहा है, हेल्प हो रही है। ओवरऑल हमारा सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, अगर बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आपके इसमें 2 टॉपिक है, हेल्थ एंड एजुकेशन। एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। वैसे बहुत सारे टॉपिक है। और अगर बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो दोनों के बीच में बहुत मतलब एकदम माइनर सा डिफरेंस है बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। जैसे अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन की, ये सिर्फ 3 टॉपिक नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, अभी 11th के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 टॉपिक दिया है। एनर्जी, जिसके बारे में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें। ओके, सिर्फ आपको नाम दिया है, एनर्जी, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगी। मैंने काम है कि नहीं काम है। चलो आ जाए क्या? चलो मैसेज कर दियो, थाली बात करी तो बोल दे। चलो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने मीनिंग देखा है। इसमें आपका बोलो क्या हुआ? अच्छा पेंसिल देख रहे हो क्या? ओके ओके, मिली ग्रीन कलर की ये है? थोड़ा फैन पास करता कर। हाँ हाँ कर लो। चलो, सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जिसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में अभी आपकी टेक्स्ट बुक में कोई एक्सप्लेनेशन या कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। ओके, डायरेक्ट इसमें बात की गई है मेजर्स की, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या ओवरऑल मेजर्स, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, किसके लिए? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और हम जो बात कर रहे हैं अभी वो एज अ महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हैं। ओके,
नेशनल वाइज हम बात नहीं कर रहे। चलो देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। अगर बात करते हैं फर्स्ट, इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आपकी कैपेसिटी है, इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उसको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ताकि सभी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके। ओके, कैपेसिटी बनाना मतलब बेसिकली कोई प्लांट रहता है, जैसे अगर व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटी, अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, हाँ क्षमता, यस वेरी गुड, अगर कोई इंडस्ट्री है सो उसका कैपेसिटी है कि वो इतने 1000 टन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकती है फिनिश गुड्स में, मतलब उसका कैपेसिटी कितना है 1000, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 1000। अगर आपको उससे ज़्यादा करना है तो आपको वो पर्टिकुलर प्लांट को क्या करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। ओके चलो, सेकेंड पॉइंट है हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क इम्प्रूवमेंट, मतलब रूरल साइड में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, नेटवर्क इम्प्रूवमेंट के लिए कर रही है, एंड प्रोग्राम फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी सेव करना। ओके, प्रोग्राम अलग अलग इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि एनर्जी सेव करें फॉर द फ्यूचर कंजर्वेशन, राइट। एनर्जी सेव करना क्या होता है बताओ तो, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन? हाँ, प्रोड्यूस हो रही है उसको फ्यूचर नीड्स के लिए कंजर्व करना कैसे कर सकते हैं, जो सोलर एनर्जी उसको स्टोर यूज़ कर सकते हैं, या हम जो इलेक्ट्रिसिटी या हम जो एनर्जी अभी यूज़ कर रहे हैं, से बनती है उसको सेव नहीं कर सकते, या जो एनर्जी हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं, हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसका यूज़ प्रॉपर वे में करें सो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ओके, लाइटनिंग से भी कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। चलो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कंज्यूमर इन द स्टेट, मतलब किसमें, महाराष्ट्र स्टेट के साथ साथ ओवरऑल नेशन में भी, नेशनल वाइज भी आपका क्या हुआ है, इंडिया में डायरेक्ट बहुत जगह पे आपका ये स्कीम लागू हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, मतलब एलपीजी बोल लो या और भी कोई चीज़ है जिसमें आपको सब्सिडी मिल रही है तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र, डायरेक्ट आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। ओके, एलपीजी का इसमें आपको एग्जांपल दिया है। फोर्थ है हमारा, हाँ बोलो, बेनिफिट मतलब जो कैसा, मतलब समझा नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट दैट मीन्स आपको जैसे सब्सिडी मिल रही है, वो तो इनडायरेक्ट सब्सिडी मिल रही है राइट, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रही है। पहले कैसे होता था, पहले कैसा होता था, सब्सिडी मिलती थी तो दैट मीन्स अगर कोई सिलेंडर है, अब तो रेट बढ़ गया है, सो क्या होता था, अगर रेट है, सब्सिडी का रेट है, सब्सिडी कट के आपको 300 रुपये 400 रुपये रेट है सब सिलेंडर का, तो आपको कितना पे करना होता था, 300 या 400, क्योंकि वो पहले ही लेस हो जाता था। लेकिन होता क्या था, गवर्नमेंट से जितनी सब्सिडी मिलती थी उतना लेस होके वो नहीं देते थे, वो बोलते थे कि नहीं नहीं 300 नहीं, इतना लगेगा, 100-200 रुपये वो कम करते थे, बाकी का उनके बीच में क्या होता था, कमीशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आप सिलेंडर लेने जाओ, आपको रेट लगेगा 800 रुपये, ठीक है, अगर आपका सब्सिडी है उसमें 400 रुपये, तो आप पहले 800 रुपये पे करो, फिर आपके बैंक अकाउंट में 400 रुपये आपको वापस आ जाएंगे, मतलब आपको डायरेक्ट आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, बंद हो गई सब्सिडी। हाँ अब बंद हो गई, अब आई थिंक पूरी बंद हो गई है क्या, और पूरी सब्सिडी बंद और महंगा भी विकास। यहाँ साइड में लिख लो विकास। चलो, सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट कर रही है, कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क के लिए इम्प्रूवमेंट कर रही है, आपको डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। फोर्थ पॉइंट हमारा है रूरल डेवलपमेंट प्लान। ओके, रूरल डेवलपमेंट प्लान मतलब एक पर्टिकुलर विलेज ले लो, रूरल एरिया ले लो, उसको क्या करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। कौन सी स्कीम है, 2001 to 21 कितने हुए हैं, टू डेवलप्ड 3.37 लाख किलोमीटर ऑफ रोड, उतने एरिया को क्या करना, डेवलप्ड करना। ओके, आपका मेट्रो का फैसिलिटी स्टार्ट हुआ है कहाँ पे, मुंबई और नागपुर में, ये सब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, हाँ कहाँ, अपन महाराष्ट्र का पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ कि हम महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हैं। 6 पॉइंट हमारा है, महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर द एग्रीगेट डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, जिसके लिए सागरमाला प्रोग्राम भी चल रहा है, आपने इसके बारे में सुना है क्या कभी?
ओके, बेसिकली मतलब गवर्नमेंट का ये बोलना है सागरमाला प्रोग्राम के थ्रू, जो आपका 2015 में आई थिंक नरेंद्र मोदी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ओवरऑल सागरमाला प्रोग्राम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो पोर्ट होते हैं ना उसको डेवलप्ड करके उस एरिया को यूज़ करना, ताकि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बचेगा, क्योंकि आप वाटर के थ्रू कर सकते हो ना, बहुत सारी चीज़ें भेज सकते हो, बहुत सारा मटेरियल भेज सकते हो, रॉ मटेरियल भेज सकते हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट का बोलना ये है कि अगर हम पोर्ट का यूज़ करेंगे, राइट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट बनाएंगे तो जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपको इधर रोड साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर कम बनाना होगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किसके लिए, आपके स्टेट के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 2015 में। क्यों लॉन्च किया है? कि ताकि आप जो कोस्ट लाइन है, यस न्यू पोर्ट्स बनाते हैं सी कोस्ट पर। यस, सो बेसिकली आपका जो सागरमाला प्रोग्राम है उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं और जो अलग अलग स्टेट है जो आपके इधर ओशियन के या रिवर के साइड में है जहाँ पे पोर्ट बन सकते हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि आप पोर्ट लाइन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो फॉर द ट्रांसपोर्ट पर्पस। ओके, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके बताओ तो, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? यस अजिंक्य, वेरी गुड पॉइंट, टाइम भी बचता है। यस, हाँ, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यस, थोड़ा चीपर हो जाएगा। हाँ, एक्सपोर्ट चीपर होगा बिकॉज ट्रांसपोर्ट हमारा चीपर हो रहा है, टाइम बचेगा बिकॉज। और अगर बात करें रोड साइड की, तो रोड साइड में जैसे अजिंक्य ने एक अच्छा पॉइंट बोला, रोड साइड अगर सभी उसी रूट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कुछ लोग जो पोर्ट से जा रहे हैं सी रूट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक कम होगा। तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए बोलो या ओवरऑल यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है, पोर्ट का यूज़ ज़्यादा। सो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट, इसीलिए है सागरमाला प्रोग्राम। सागर, ये सागर के लिए वर्ड क्या है? ओशियन। हाँ, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सागर। सो दैट इज फॉर सागरमाला प्रोग्राम। ओके, मरीन ट्रांसपोर्ट सबसे मतलब चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा है, राइट? चलो, बाहर तो मशीन भी आ गई है उनके, मतलब ऐसे जा सकते हैं। हाँ, यूएसए में वो कुछ आप डिलीवरी का बता रहे हो क्या? वो कुछ किस चीज़ का बोल रहे हो? किस चीज़ का बता रहे हो? तो अभी फ्लोरिडा में ही हुआ है, वो यूएसए में ऐसे जैसे वो आते हैं ना, बहुत पहले से आते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा उसके लिए वर्ड, वो पैर में लगाने का और उड़ सकते हो ऐसे पानी ऐसे ये होता है फिर। ओके ओके, हाँ, वो पानी पे चलने का। अरे वो ऐसे ही रहता है, मजा का उड़ते हैं। हाँ, मालूम है, पर वो मजा के लिए रहता है, ऐसे जाने के लिए। अच्छा, चलो आ जाओ। चलो 7th पॉइंट की अगर बात करते हैं, सो आपका जो महाराष्ट्र स्टेट है हाईएस्ट है किस चीज़ में? इंटरनेट सब्सक्राइबर के लिए वॉज द 5.4.5 CR। कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं? 2017 की, जो आपका सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा है। मतलब हम गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरनेट बेस को भी, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है, इंटरनेट पबजी खेलने के लिए यूज़ नहीं करना है। सो इंटरनेट के बहुत अच्छे एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ओके, हाँ, सो बेसिकली आपका जो महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे इंटरनेट सब्सक्राइबर गवर्नमेंट बेस बहुत सारे बना रही है, ताकि हमारा जो स्टेट है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। ओके, बहुत सारे एडवांटेज है। अगर आप बात करोगे रूरल एरिया में, जैसे बहुत सारे टीचर्स जो मतलब बिग सिटीज़ में रहते हैं, सो आप देखना गांव के लोग वहाँ तक एक तो वो यहाँ आके रहने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत छोटे से विलेज में रहता है, सो वो यहाँ पे आके ऑफलाइन स्टडी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, सो उसके पास ये ऑप्शन है, वो यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर वही सर से, वही टीचर से पढ़ सकते हैं, राइट। सो इसके एडवांटेज भी बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, सारा दिन इंस्टा स्क्रॉल करते रहो। चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ये हमारा था इकोनॉमिक
गवर्नमेंट क्या क्या आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करी, ताकि आप ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रो कर सको। ओके, तुरंत नोटबुक निकालो, फटाफट से इसके मेजर्स के की पॉइंट्स लिखो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। करो करो, हाँ क्या हो गया? ऐसा करना बोला ना उनको मस्त दे दे तो आई कार्ड दिमाग का यूज करके बनाने से वो कैबिलिन वाली पेन नहीं मिली क्या आपको? ये एक सेकंड, हाँ सोशल ऑब्जेक्टिव के नीचे ये सीधा है क्या? एक सेकंड, हाँ हाँ मैम, एक सेकंड उसको मैसेज डाल देती हूँ। सोम ऑनलाइन है क्या? चलो, नहीं आज उसका मैच रहेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? और ये सोशल ऑब्जेक्टिव के नीचे है सीधा? सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं यार, आप लोगों ने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लिखा है ना, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव लिखा है ना, तो वापस से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हेडिंग डालो एक बार, सिर्फ हेडिंग डालना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे लिखना मेजर सॉल्यूशन से आपको जो लगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं आपने कुछ तो उससे पहले बोला, कौन सा? तो क्या अरे मैंने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है आपने, राइट? उसके नीचे मेजर्स लिखना है इकोनॉमिक। हाँ, तो यहाँ पे मेजर्स ऐसे मत लिखो, यहाँ पे पहले हेडिंग डालो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ब्लैक पेन रखा करो साथ में हमेशा, हाँ ब्लैक पेन से हेडिंग डाला करो। कोई भी की पॉइंट्स लिखते हो तो थोड़ा सा चेंज करके ब्लैक पॉइंट से लिखा करो। आप भी जब पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव के नीचे ही है। सोशल ऑब्जेक्टिव के डायरेक्ट नीचे नहीं लिखना, पहले लिखना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके नीचे ही है। हाँ उसके नीचे ही है। मतलब मैंने क्या सोचा था कि आपके टेक्स्ट बुक में, मुझे नहीं पता इतना शॉर्ट में, मुझे लगा था पहले इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी पॉइंट्स हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वो सारा, लेकिन वो आपके टेक्स्ट बुक में है ही नहीं अभी, इसीलिए फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे आए। एक आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टॉपिक है, वो हम लास्ट में करने वाले हैं, ठीक है वो आपका आई थिंक इंडस्ट्री सेक्टर में ही है, लेकिन हम वो लास्ट में करेंगे। हाँ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स, यस। गायत्री मुझे याद से अभी नंबर दे दो, ठीक है? सिर्फ सर को पूछूंगा पहले कैसा है, फिर सर को बोलूंगा। क्या हो गया? पर सर फिर हाँ बाद में बता वो सर समझा देंगे पहले ऐसा रहता वैसा, तो उसमें सर को बोलूंगा सर फिर मैं समझ मुझे लग रहा है तू चेंज करे 80% अब 80-90% हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मैनी प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है? जो 6 पॉइंट्स थे आपके टेक्स्ट बुक में से, उसी से आगे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ताकि अगर एक पॉइंट्स नहीं याद रहता है तो दूसरा उसकी जगह लिख सको। अर्णव पहले लिखो, राइट फास्ट, मैं रुकने वाली नहीं हूँ किसी के लिए, फिर फटाक से मैं स्टार्ट करूंगी। आज इसके बाद थोड़ा सा ओसीएम का देख ले क्या, तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। एसपी भी डाटा भी चलता है मुझे, मैंने शायद से उससे नहीं लाए क्या? नोटबुक नहीं लाए हो? नहीं नोटबुक लाया हूं टेक्स्ट। हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से देख लेना। वो क्या लिखा, इलेक्ट्रिक कहाँ? फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब रूरल साइड में इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। वो आरआई के बाद सीआई है। अच्छा सीआई, हाँ है ना सीआई इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? जस्ट सेकेंड, वाले सर
नहीं ना, सही लिखी है इलेक्ट्रिफिकेशन। नहीं सिया है वो, इलेक्ट्रिसिफिकेशन होता है, ELECTRI। ओके 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 ओके, हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ, यस यस, इलेक्ट्रिसिफिकेशन। हाँ हाँ, ओके ओके। 12th वाले सब यहाँ पे एसपी के क्या मैम? क्या बोल रहे हो? 12th वाले सब एसपी के? एक स्टूडेंट है मैथ्स की, सूर्यता की? सिम्बोसिस की। वो सूर्यता वाले सर ने बोला कभी तुम अटेंड नहीं करोगे तो सीधा मैं शिफ्ट कर दूंगा बोले। कहाँ? एसपी में। ठीक है, बोलना कर देना। और फिर 2-3 बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी बात है। अजिंक्य मैथ्स आपका आई थिंक नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। नहीं सर ने तो 3-4 दिन ही बोला था आपको। हाँ हाँ, वही ना, मतलब ये वीक खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक में। एक सर अगर अच्छे से पढ़ाएंगे ऐसा यार नहीं मन हो रहा है प्लीज, मैं मन ही नहीं हो रहा। चलो लिख लिए क्या? की पॉइंट्स बताए, राइट फास्ट। वो देखो ऑनलाइन में अजिंक्य का हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर हुआ, आपने तो 6 तक ही दिखाया था। पूरा मतलब ये मैम आपके लिए बोलो। कीवर्ड्स लिखते हो ना? नहीं, मैंने सोचा था आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, पर फिर मैंने बोला कि थोड़ी मेहनत आपसे भी कराऊं, डायरेक्ट इसीलिए। नहीं, वो लिखता है बकायदा। नहीं वो रफ बुक में लिखता, बाकी घर जाके कभी फेयर करता, कभी नहीं। हाँ तो ठीक है ना, मेरे लैपटॉप में होंगे ना, मेरे लैपटॉप में है ही। एकदम तैयारी। ऐसा क्या करना चाहिए इसके ब्रेक में? पता पूरा एक तो सर ने बोला ना हार्ड है, साइंस के भी ऐसा नहीं, और हार्ड लग ही रहा मुझे। और मैथ्स के में कैपेसिटी पता मैं 80-85। चलो हुआ क्या, चले आगे। इसका पूनम का, इसने क्यों लिया था मैथ्स? अकाउंट इससे सॉल्व नहीं हो रहा, मैथ्स लिया, मारूंगी पकड़ के। सूरज आप भी एक, मतलब आई एम नॉट सेइंग, मतलब मैं ऐसे नहीं, क्या बाकी है क्या आपका? थोड़ा सा सर तुझे अच्छा बनाने के लिए। इसको मैम अकेला नहीं रहना है, इसलिए सबको बोला मत। तो अकेले कहाँ हो आप, बहुत सारे हो। अकेले में रहा तो भी चलेगा मुझे। नहीं मतलब सर के इसमें इसलिए। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, मतलब आप मैथ्स ऐसा है, अकाउंट्स और मैथ्स ऐसे दोनों नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आते हैं हाँ हाँ, तब मतलब ऐसे थोड़े से रहा तो फिर उसलिए नहीं, बिकॉज उसका थोड़ा बेस वीक है ना, इसीलिए बोल रही हूँ, और कोई बात नहीं है। बच्चे मैथ्स को रटते हैं, इससे अच्छा लो ही मत, मेरा तो वही है। चलो आ जाओ तो। उसमें बैठना था एंड इंटरसेक्शन सी में नहीं मत बोल रहा है, कोई भी रटते ये उसका लिस्ट है, उसका लिस्ट है। थोड़ा सा ही देखा था बस, 9th में पढ़ाई किया था मैथ्स की। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है एजुकेशन, दैट इज कवर इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्स्ट टॉपिक है, बोलो। पापा चेंज भी करने नहीं देंगे, अगर मैं इनकेस बोल दिया नहीं बोला मैंने तो भी नहीं चेंज करना। नहीं, मैथ्स अच्छा है तो करो ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हर जगह मैथ्स आता है। आप तुम लोग फिर डिबेट शुरू मत कर दो, बिल्कुल कीप क्वाइट। चलो, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है एजुकेशन। बताओ तो एजुकेशन क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? हाँ, डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, लोगों की थिंकिंग बढ़ाने के लिए, लोगों को नॉलेज, ओके ओके, अवेयर करने के लिए, उनका जो नॉलेज रहता है वो बढ़ता है, और जैसे कि इसने कहा अवेयरनेस बढ़ने लगती है, और उसके बाद ये जो अपने एक कंट्री में है उसका डेवलपमेंट होता है। अब हमारे लोग आगे जाके अगर कुछ बने, जैसे कि अभी गूगल का CEO हाँ हाँ हाँ, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। बताओ सूरज, एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्या होता है एजुकेशन से? एक्सपीरियंस बढ़ता है, वेरी गुड। और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आता है? एजुकेशन से लोग मूर्ख नहीं बनते। उनको कोई बोले कि ये इसमें MRP 10 है और तुम 100 दो तो वो बराबर अवेयर होंगे और वो उतना ही देंगे। बताओ अजिंक्य, एजुकेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए? बताओ गायत्री, एजुकेशन दैट इज जो आप पढ़ रहे हो, जो आपकी शिक्षा है,
ठीक है। ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। एजुकेशन के टाइप सुनना मेरे से। एजुकेशन 3 टाइप्स की होती है, एक है फॉर्मल एजुकेशन, एक है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो आप अभी जो हम पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन में जो आप क्लास 1 या KG 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD तक जो आप करते हो, डॉक्टरेट के डिग्री तक, वो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है। मतलब आप कोई पर्टिकुलर सिलेबस को, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को फॉलो करके क्या कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। इनफॉर्मल एजुकेशन जो आपको आपके फ्रेंड सर्कल से, आपको आपके फैमिली से, आपके सराउंडिंग से जो आपको चीज़ें मिलती है, जो आपको नॉलेज मिलता है, वो क्या है, इनफॉर्मल। बोलते हैं ना, सब सारा ज्ञान, किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं है। एक्सपीरियंस जो आपके सराउंडिंग है, जो आपकी फैमिली में है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, वहाँ से जो आपको नॉलेज मिल रहा है, वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके। और एक दोनों के बीच का होता है, दैट इज़ फॉर्मल, इनफॉर्मल, और एक मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है। तो इनफॉर्मल सब संस्कार वाले सब इनफॉर्मल है ना? हाँ, ये सब आपका इनफॉर्मल। एक और वर्ड है मेरे, जस्ट मुझे अभी माइंड में याद नहीं आ रहा है, जिसमें आपकी वो सारी चीज़ें कवर होती है जो आपका एडल्ट एजुकेशन है, जो मतलब एज होने के बाद भी सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एडल्ट एजुकेशन है। और भी सारे जो बेसिकली अवेयर करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलते हैं, वो आपका एजुकेशन के, हाँ वो थर्ड। उसके लिए मुझे लिटरली मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, क्या वर्ड है मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा, मेरे मुंह में है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। क्या? नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए बताया कि एजुकेशन के आपके 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है एजुकेशन। इसमें एजुकेशन में आपका है, एजुकेशन का कितने लेवल्स है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, ये वो है। ओके। हायर एजुकेशन 12 के बाद ना? हाँ, हायर सेकेंडरी 12th तक, 12th के बाद हायर एजुकेशन। यस अजिंक्य, गुड। मैम 11 4 कौन सा रहता? क्या बोल रहे हो? 11 हायर एजुकेशन, अरे हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। वो बराबर है। हाँ। 10th SSC, 11th FYSC, 12th HSC। FY वही FY जैसे रहता नहीं, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज फुल फॉर्म है। फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज स्टूडेंट। क्राइम कम होगा। यस, देखो अजिंक्य ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, क्राइम कम होगा ये, बिकॉज एजुकेशन से अगर हमारा पर्सपेक्टिव, अगर हमारा माइंडसेट, सोचने का तरीका इम्प्रूव हो रहा है, हम सही दिशा में, सही डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो सकता है कि क्राइम, मैं एक्चुअली डिसएग्री करता हूं। नहीं मतलब दोनों चीज है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। एक आदमी को धोखा हुआ है, हाँ, बहुत बड़ा, कि उसने, मैंने इस पे ट्रस्ट किया था, हाँ, कि हाँ, मुझे पैसा देगा, हाँ, पैसे नहीं दिए, हाँ, तो क्राइम होगा। बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए, अब मैं बदला दूंगा कुछ तो इसका, और फिर वैसे मतलब उसने अगर किया पैसे वगैरह चोरी किए वगैरह, तो वो क्राइम होगा। लेकिन एक लोगों की सोच भी बोलते हैं ना, जो इलिटरेट रहते हैं, जिन्हें सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है, उनके पास प्रॉपर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, तो फिर वो किस चीज़ में जाते हैं, गलत डायरेक्शन में जाते हैं। हाँ, लोग अवेयर होंगे तो वो पहले तो जो सुपरस्टिशन से उसमें बिलीव नहीं करेंगे, राइट। और दूसरी बात, एक अच्छी गवर्नमेंट को वोट देंगे। यस, वेरी गुड पॉइंट। चलो चलो पॉलिटिक्स में नहीं आना है। बाबा के जो ये रहते हैं वो भी समझेंगे। ओके ओके। सो अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन से आपका ओवरऑल माइंडसेट डेवलप होता है, आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, आप पर्सनल लाइफ में एज वेल एज आपका नेशन, आपकी कंट्री तो ग्रोथ हो ही रही है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ करते हो। ओके ओके। हाँ, बहुत बेस एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती है। आपके इंडिया में कैसा एजुकेशन सिस्टम है, ये डिपेंड करता है कि आपके इंडिया में बेसिकली लोग किस फिलोसॉफी को, किस साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं। ओके, आप जो अभी स्टडी, आपका जो सिलेबस है वो किस बेस पे है, जो इंडिया की फिलोसॉफी है, राइट। फिलोसॉफी मतलब जो आपके प्रॉपरली यहाँ के लोगों के सोचने का तरीका है, जो यहाँ के लोगों का माइंडसेट है, अलग अलग टाइप की फिलोसॉफी होती है। जब आप आगे पढ़ोगे, कभी अगर आपका ये रहेगा, करोगे कभी अगर टीचिंग में वगैरह आगे करियर बनाओगे, तो उसमें रहता है अलग अलग टाइप की फ़िलोसॉफी रहती है। ओके, कुछ होती है जो नेचर से रिलेटेड रहती है,
ओके मतलब अलग अलग मतलब बहुत सारे टाइप्स है। अब मतलब आपको एक लेक्चर में मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो बेसिकली आपका जो सिलेबस पैटर्न है, गवर्नमेंट ने जो सिलेबस पैटर्न बनाया है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट किस चीज़ को फॉलो करती है, ठीक है, आपके इसमें रहता है मतलब बेसिकली धर्म पे, लेकिन हमारे संविधान में क्या लिखा है, निरपेक्ष, मतलब हमें किसी भी रिलीजन के प्रति बायस्ड नहीं होना है। इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में किसी भी रिलीजन के प्रति नहीं लिखा होता है, बिकॉज हमारा इंडिया का संविधान निरपेक्ष धर्म को फॉलो करता है। डैट मीन्स हमें किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी के प्रति ना तो हमें, अगर हम कुछ बुरा नहीं, अगर हम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें उसके प्रति कुछ बुरा भी नहीं बोलना है। बायस्ड नहीं होना है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, निरपेक्ष रहना है, मतलब न्यूट्रल रहना है हमें। ओके तो मैम वो जो रिजर्वेशन है वो भी सब बायस्ड है ना। हाँ, फायदा मिल रहा है लोगों को। वो उस समय के लिए सही था, पता है, उस समय के लिए वो सही था, बिकॉज उस टाइम पे उन लोगों की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी। लेकिन अब आई थिंक बहुत टाइम हो गया, तो अब उसमें चेंज आना चाहिए। चलो आते हैं हमारे टॉपिक में। यस दिया, फॉर लर्निंग समथिंग न्यू विच इज इम्पोर्टेंट टू ऑल। यस यस, गुड गुड गुड। चलो, सो एजुकेशन इज कंसिडर वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड। अगर आपको अपना आपका लाइफ अच्छे से स्पेंड करना है, आपको एक पर्टिकुलर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन। सिर्फ ये नहीं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ओके बोलो। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट रिलेट करता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। ओके, आपके करियर के लिए आपको कहाँ जाना है, ओके, आपके ओवरऑल लिविंग के लिए एजुकेशन ही ज़रूरी है, राइट। चलो हाँ बोलो। अब ये व्हाइट बोर्ड पढ़ के याद आया, हमें लास्ट ईयर इसके शायद से एजुकेशन के बारे में थोड़ा था। हाँ, बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। हाँ क्या, एजुकेशन से रिलेटेड? हाँ, ओके ओके। व्हाई इज एजुकेशन बैकबोन ऑफ सोसाइटी ऐसे कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलो आ जाओ तो। सोशल साइंस उसमें, हाँ उसमें ऐसे आते हैं। हाँ और हमको ऐसे का पसंद। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। सो इट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सोशियो इकोनॉमिक, जिसमें आपका सोशली भी आप ग्रो कर रहे हो और आपकी इकोनॉमिक भी डेवलप्ड हो रही है ऑफ एनी कंट्री। एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। HRD करके आपका एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज, जैसे आपके बड़ी बड़ी कंपनी में HR डिपार्टमेंट भी होता है, मतलब आपका ह्यूमन रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि ह्यूमन हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। सो बेसिकली हम उन्हें कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, ह्यूमन को यहाँ रिसोर्सेज क्यों लिखा गया है, जैसे हमने पढ़ा था भाई लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज है, लेकिन ह्यूमन भी रिसोर्सेज है। मतलब आप पर्टिकुलर अगर किसी कंट्री की बात करें, जैसे हमारे इंडिया की बात करें, सो हमारी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इसका एक अच्छा पॉइंट ये भी हो सकता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, अगर गवर्नमेंट उन्हें सही से स्किल्ड प्रोवाइड कर रही है, उन्हें सही से एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ओके, दूसरी कंट्रीज़ में लोगों के पास इतने लोग ही नहीं रहते हैं, ठीक है। सो ये भी एक आपका ह्यूमन रिसोर्सेज बेसिकली आपके उस चीज़ को बताता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, दैट इज़ फॉर कि हम ह्यूमन जो आपका रिसोर्स है, जिसको हम रिसोर्स मान रहे हैं, कि हम उसे कैसे अच्छे से डेवलप्ड वे में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी कंट्री ग्रोथ हो। कंपनी वाले भी HR डिपार्टमेंट रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि उनका बोलना है हमारे एम्प्लॉय जो काम करते हैं उन्हें हम कैसे मोटिवेट करें, कैसे उन्हें सेटिस्फाइड करें, ताकि वो हमारे कंपनी में अच्छा काम करें और कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ओके, क्लियर है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। सो एजुकेशन आपका HRD का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन द प्रेजेंट सिनारियो इंडिया इज गेटिंग द एडवांटेज ऑफ हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन। अंडरलाइन करोगे सब इस लाइन को। 51% पॉपुलेशन यंग है, बस वर्किंग है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये आपका। इंडिया को यंग कंट्री भी बोलते हैं, हम क्या अंडरलाइन जियोग्राफी में काम इन द प्रेजेंट सिनारियो में इंडिया इज गेटिंग हाई, क्या है, गेटिंग द एडवांटेज। ये मैम शॉर्ट नोट एज सच
ये जैसा आपको टेक्स्ट बुक में रहेगा ना वैसा ही आने वाला है, लेकिन मेरा पढ़ाने का बेसिक उद्देश्य ऑब्जेक्ट ये है कि आप ओवरऑल पढ़ो, सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं पढ़ो, राइट? नहीं आता है। ओके, अजिंक्य का क्वेश्चन है, मैम कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है तो फिर ST SC OBC को ज़्यादा स्कॉलरशिप क्यों देते हैं? सिलेक्शन में मेरिट बेस होना चाहिए तो ओपन कैटेगरी में उतनी स्कॉलरशिप क्यों नहीं है? अजिंक्य अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो आपका कास्ट बेस पे जो पहले स्कॉलरशिप और सिलेक्शन होता था ना, ये उस टाइम के लिए इंडिपेंडेंस के लिए बाद तक ये सारी चीज़ें सही थी, बिकॉज जो आपका ST SC है वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड थे, उन्हें लोग मतलब कास्ट में उन्हें लोग मान नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे, उनके पास बेसिक राइट नहीं थे। जब आप अगर उस टाइम पीरियड की बात करो तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उन्हें हमारे इक्वल लाने के लिए ये सारे राइट्स प्रोवाइड किए थे, ये प्रोवाइड किए थे कि आपके लिए ये राइट हमने रिजर्व रखा है। ओके लेकिन अगर अभी की बात करें 2023 की, तो आई एम डेफिनेटली एग्री विद दैट कि इसमें चेंज होना चाहिए, राइट? उस टाइम पीरियड के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम पे ST SC लोगों के साथ और भी जो निम्न कास्ट के लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था, आपको भी पता ही होगा, पढ़ा है आपने हिस्ट्री में। तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से ये एग्जैक्टली सही चीज़ था, लेकिन आज के टाइम पीरियड में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, उनको मारते थे, उनको मतलब बहुत मटकी को हाथ लगाया तो उसको टीचर ने मार दिया, ये सारी चीजें होती थी क्योंकि बिकॉज आपकी कास्ट लो है इसीलिए। ओके, पर वो असली में से 20-30 साल का ही होना चाहिए था, वो बहुत हो गया तो वो लोग अभी अब वो लोग माच गए हैं, वैसा वाला सीन हो गया है। चलो आपने ऐसे सरनेम सुने होंगे ना, टोंगाई वगैरह, फिर उसके बाद वैसे सारे OBC प्रेसिडेंट भी है। चलो आ जाओ, क्या पॉइंट मैंने अंडरलाइन कराया? इंडिया इज गेटिंग एडवांटेज ऑफ हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड? चलो डिविडेंड जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो डिविडेंड के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ये कौन सा डिविडेंड है डेमोग्राफिक डिविडेंड, बताओ तो। जो बहुत सारी पॉपुलेशन है उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है इंडिया को। बताओ और क्या लगता है? लार्ज स्केल पे सब। अच्छा, बहुत क्लोज पॉइंट बोला आपने। इंडिया इज गेटिंग एडवांटेज, किस चीज़ का इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है? हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको जो इकोनॉमिक ग्रोथ में आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, किस बेस पे बता रहा है? बिकॉज हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ये आपका पूरा एक थ्योरी है, राइट? जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें पॉपुलेशन का कितना % वर्किंग एज है और कितना % नॉन वर्किंग एज है, मतलब कितना % लोग आपके पॉपुलेशन में अभी भी वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनकम जनरेट हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट में उनको ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हो रहा है? एक्टिविटीज़ हो रही है, राइट? सो यहाँ पे हम बात करते हैं, जस्ट सेकेंड, वर्किंग एज की कितना % वर्किंग एज का कितना % है और नॉन वर्किंग एज का कितना % है। सो अगर आपके पॉपुलेशन में वर्किंग एज का % ज़्यादा है दैट मीन्स आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको हेल्प होगी। ओके, सो इंडिया को इस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है। क्लियर है क्या? चलो हाँ बोलो। मैं बताऊँ क्योंकि इसका सबसे बेसिक रीज़न ये है कि जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर जो डिपेंडेंसी है उस पर नॉन वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड ज़्यादा है, समझ रहे हो? मतलब अगर कोई कमाने वाला 1% है तो उस पर डिपेंडेंट 4% जो नॉन वर्किंग पर्सन है, सो वो डिपेंड ज़्यादा होने के कारण ये फैक्टर अफेक्ट होता है। ओके, चलो मतलब इतना नहीं था जापान में, वैसे अपने इधर ऐसा कोई तो बड़ा होना बस करो यार अभी। चलो आ जाओ। ऑफ द यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री एजुकेशन देयरफॉर बिकम अ प्रायोरिटी एज नेशन के लिए भी एज वेल एज स्टेट। जब हम नेशनल की बात करते हैं दैट मीन्स हम इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं मतलब हम पर्टिकुलर स्टेट की, दैट मीन्स महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। ओके, सो द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस एजुकेशनल
स्कीम किस चीज़ के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए कि लोग यहाँ पे सारे क्या हो, लिटरेट हो सके। ओके, कितने लेवल्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। प्राइमरी में बताओ तो क्लास, जो बेसिक रहता है वो एजुकेशन जो वो हाँ वो हमारा किस में आता है, प्राइमरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन यानी जो 5th to 10 नहीं 5th तक प्राइमरी रहता, फिफ्थ हाँ हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सुना है क्या आपने, क्या सुना है बताओ तो। उसके अंतर्गत जो किसने सर्व शिक्षा अभियान किसने इनिशिएट किया था, कब इनिशिएट किया था, वो 16-17 उसके पहले 1999 के दौरान था। हाँ वेरी गुड, 2001 में इनिशिएट किया था, 2002 में। ओके, तो उसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को मिनिमम शिक्षा मिलनी ही चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनिशिएट किया था, मतलब उन्होंने इस योजना को लागू किया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है। ओके 2001 और 2002 के टाइम पीरियड की ये बात है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सो कल हम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, आपके एजुकेशन के जो 4 लेवल है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके हाँ बोलो, चलो आ जाओ फटाक से। एक बार ओसीएम के कितने क्वेश्चन बाकी है देख लेते हैं, ठीक है, आओ तो। यस यस अजिंक्य, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ये 2 क्वेश्चन बाकी है क्या, ये 2 क्वेश्चन बाकी है क्या, ये 2 क्वेश्चन जस्टिफाइड वाला किया क्या, नहीं जस्टिफाई बाकी है, अटेम्प्ट बाकी है और आंसर फॉलोइंग मैम डिस्कस भी होने के, जस्टिफाइड वाला नहीं किया हमने। डिस्कस भी होना, ये पूरा हो जाने के बाद आंसर आप फॉलोइंग कर लो, चेकिंग करोगे फैक्ट्स नहीं पूरा आपने बोला था आंसर इन ब्रीफ कर लो, बाकी का अपन डिस्कस करेंगे। किया है 6 7 8 देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं भले ही वो, जो रिपीट हो रहे हैं वो मत करो, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो तो बिल्कुल करना ही है, ठीक है। चलो आते हैं जस्टिफाइड वाले में। अच्छा, ये क्वेश्चन किया है क्या, ऊपर के क्वेश्चन किए हैं क्या, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अगर छूट रहा है, नहीं बन रहा है, याद नहीं किए, लिखे है कि नहीं लिखे है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, नहीं बनता है, तो जब पहले आते हो तो मुझसे पूछा करो। कल मैं ओसीएम की टेक्स्ट बुक नोटबुक चेक करने वाली हूँ कितने क्वेश्चन की है। मैम फिर कितने तक करें, 6 7 8 पूरा करके लाएंगे, पूरा मत करना, ये 2 नहीं, 7th और 8 बाद में चेक करूंगी। जो ऐसा कुछ मतलब चाहिए, पार्टी दो या कुछ मतलब जिसने किया उनको एक रिवॉर्ड चाहिए। हाँ अच्छा, तो जो करके लाएगा और जो नहीं करके लाएगा वो उसको पार्टी देगा, ठीक है, खुश। जो करके लाएगा उसको पार्टी, जो नहीं करके लाएगा। 6 तक अब मेरे को आपके नोटबुक में कंप्लीट चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। 7th और 8 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट वाले हैं, तो जो रिपीट वाले होंगे वो छोड़ देना है, जो रिपीट वाले नहीं होंगे वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। थोड़ा ओसीएम में एक्सरसाइज ज़्यादा है आपका, लेकिन ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। 7th 8 अभी नहीं, बाद में चेक करूँगी मैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिटेलर इज द डायरेक्ट कांटेक्ट विद अल्टीमेट कंज्यूमर। कंज्यूमर, अब बताओ। Retailer is the direct contact with the ultimate consumer because he purchases products from wholesaler and he directly sells those products to कंज्यूमर, वेरी गुड। और हाँ, और चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, क्या है,
प्रोड्यूसर टू होलसेलर, चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका? प्रोड्यूसर टू नहीं, होलसेलर, पहले मैन्युफैक्चरर, हाँ, प्रोड्यूसर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर तो कंज्यूमर। अगर सिंपल में डिस्क्राइब करना चाहो प्रोड्यूसर से किसके, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के पास किससे जा रहा है? होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। चलो अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन वाले के पास से किसके पास जा रहा है? होलसेलर, होलसेलर के पास। होलसेलर के पास से कहाँ जाएगा? रिटेलर के पास जाएगा। रिटेलर के बाद लास्ट में किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास। ये पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। फर्स्ट फ्लो चार्ट ऐसे मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ ऐसे नहीं करना है, मतलब इस फॉर्म में करना है जैसे मैंने आपको नीचे दिया है ना, ऐसे 1 बाय 1 बंद ही हो जाता है ये, तो मतलब ऐसे ड्रॉ करोगे, सेकेंड ऐसे, ओके। फर्स्ट, रिटेलर इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अल्टीमेट कंज्यूमर। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज रिटेलर क्या कर रहा है? रिटेलर परचेज फ्रॉम द वेरियस वेरियस क्वालिटी ऑफ गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी। थोड़ी क्वांटिटी में वो परचेस कर रहा है, लेकिन उसके पास वैरायटी बहुत होती है, ओके। और क्या करता है? किससे परचेस कर रहा है? फ्रॉम द होलसेलर। सेकंड लाइन में आप चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। देयर आर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, फिर उसके बाद होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर लास्ट में कंज्यूमर के पास। सो रिटेलर इज द ओनली पर्सन हु डायरेक्ट कनेक्ट विद द consumer. So this is rightly said that retailer is in contact with the ultimate कंज्यूमर। जब भी जस्टिफाइड वाले क्वेश्चंस लिखते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि आपका जो स्टार्टिंग होगा वो एग्री और डिसएग्री से होगा। सिर्फ एग्री और डिसएग्री लिख के नहीं छोड़ना है, आपके डाइजेस्ट में वैसे ही रहता है, बट आई मस्ट से सेंटेंस पूरा कंप्लीट किया करो। आई एग्री विद दिस, डिफाइन करना पड़ेगा आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। उसके बाद एटलीस्ट 3 पॉइंट में आप थोड़ा सा डिफाइन करो। एक लाइन में आप रिटेलर का मीनिंग लिख सकते हो, सेकंड लाइन में आप जो आपका चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बता सकते हो, थर्ड लाइन में आप क्या बोल सकते हो? रिटेलर इज द ओनली पर्सन जो किससे कनेक्ट कर रहा है? डायरेक्ट कंज्यूमर से। सो दिस इज राइटली सेड दैट रिटेलर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमेशा जस्टिफाइड वाले में वहीं पे एंड किया करो। जैसे मैथ्स में लिखते थे ना, हैंस प्रूव्ड लिखते थे ना, हाँ, कि ये x इज इक्वल टू वाई एक्सेस वॉट एवर, ओके। जो भी आप प्रूव करते थे, ओके। सो ये आपको जस्टिफाइड करने बोल रहा है। दैट मीन्स स्टार्ट होना चाहिए वो सेंटेंस से और एंड भी होना चाहिए उसी सेंटेंस पे। हाँ, therefore या दिस इज राइटली सेड, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो मतलब एक पॉइंट को एक मार्क मिलता हमेशा मिलता है, डिपेंड करता है अपने पॉइंट कितना, मतलब अगर 1 या 2 लाइन का पॉइंट लिखा है तो उसमें नंबर मिलते हैं। अगर एकदम ही एक सेंटेंस में लाइन खत्म कर दोगे तो फिर वो वहाँ पे आधा नंबर मिलेगा, ओके। लाइन में लिखो फिर भी आधा मार्क मिलता था, वो मार्किंग स्कीम में ऐसी थी। चलो चले क्या? अच्छा, सिर्फ इतना सा काम करना, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट करोगे और जिनका कंप्लीट हो गया वो 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो मैं आज 4 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ठीक है। कल अगर थोड़ा सा इको जल्दी हो गया तो फिर मैं इतने सारे क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन के फॉर्मेट भी आपको लिख के बताऊंगी, ठीक है, अगर कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। 6 के 4 क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, सिर्फ 4 तक ही करना है, सबको 4th तक करना है। 4th तक आपकी नोटबुक कंप्लीट रहनी चाहिए, ठीक है। चलो आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए, चलो सेकंड, देन ट्रेड। ट्रेड मींस दैट बाइंग और सेलिंग गुड्स टू आवर कंज्यूमर। बेसिकली कॉमर्स में ट्रेड भी इंक्लूड हो रहा है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी इंक्लूड हो रहा है। सर्विसेज, यस, उसमें आप ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कॉमर्स में इंक्लूड होगा ना। सो कॉमर्स आपका हमेशा वाइडर टर्म है। कैसे लिखोगे? कॉमर्स का मीनिंग लिखोगे, ट्रेड का मीनिंग लिखोगे, राइट। और क्यों वाइडर टर्म है? बिकॉज कॉमर्स में ट्रेड भी इंक्लूड होता है और ट्रेड की ऑक्सिलरीज एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती है, ओके। एक बार ट्राई करना, लिखने की कोशिश करना, गलत लिखाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
ये वाली लाइन मत लिखना, बिकॉज कॉमर्स भी ट्रेड पे डिपेंड करता है और ट्रेड भी कॉमर्स पे, तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ओके, तो कैन और कैन नॉट मत लिखना। ओके, इन अ बिजनेस एक्टिविटी, रिस्क को बिजनेस से हटाया जा सकता है क्या? नहीं हटाया जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? क्योंकि रिस्क आपके बिजनेस में हमेशा, टेस्ट बदलने से, क्लाइमेटिक हाँ, तो देयर आर 2 मेन फैक्टर इन रिस्क। फर्स्ट है आपका जो नेचुरल फैक्टर है और सेकंड जो आपके ह्यूमन मेड फैक्टर है या ह्यूमन से रिलेटेड फैक्टर है। अरे मतलब रिस्क है उसको हम ये खत्म नहीं कर सकते बिजनेस से इनएविटेबल है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। कैन मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? आप पॉलिसी ले सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, या आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के कि अगर आपने ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता है तो आपको पता है कि भाई ठीक है फ्यूचर में ऐसी ऐसी पॉलिसीज आने वाली है, लेकिन हम रिस्क को क्या नहीं कर सकते? तो ख़त्म नहीं कर सकते। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये तो बहुत ही ईजी है। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही एंटरपोर्टेड है। इसका एग्जांपल सब बताएंगे। हाँ चलो बताओ। हाँ ओके ओके, चलो चलो, हाँ समझा, मुझे आपको भी आता है। हाँ, इंडिया इज बाइंग गुड्स फ्रॉम कोई भी कंट्री, and Indian seller is buying goods from Libya and selling those same goods to Russia. ओके ओके, चलो बताओ सूरज, बताओ जल्दी से बताओ। चलो, जस्टिफाइड द फॉलोइंग सेंटेंस के 4 क्वेश्चन तक आपको करना है। कल हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, चलो अभी इसके बाद आपका सर का क्लास होने वाला है।